मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा रही हूँ, बहुत फंडा सिंपल रहेगा अपना। लोगों के पास ऑफ कोर्स जॉब्स हैं, रोजगार है, तो वो रोजगार चल कैसे रहे हैं, किस तरीके की जॉब्स हैं। कॉटन से ही थ्रेड बनाते थे अपने चरखे पे और बोलते थे मैं नहीं पहनूंगा मशीन वाली चीजें बनी हुई। क्यों? क्योंकि मशीन जब आई तो हमारे लोगों का रोजगार छिन गया। इट इज ऑल्सो मेजर रीजन ग्लोबलाइजेशन, इसलिए हम बोलते हैं कि अब टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा बूम पे है। हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन। सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे यार, एंजॉय कर रहे होंगे जिंदगी में गाइज, पर पढ़ भी रहे होंगे। ये उम्मीद तो मैं आप लोगों से कर सकती हूँ। और जिसका पिछला बैकलॉग है वो फटाफट कंप्लीट कर लो और फटाफट से सारा सेक्शन वाइज सिलेबस कंप्लीट कर दो, क्योंकि सीबीएसई ने भी आपका चेंज कर दिया है पेपर देने का तरीका। वहाँ पे 4 सेक्शंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब अलग अलग आ रहा है। तो आप भी अलग अलग फटाफट से इसको कंप्लीट कर दो। ऐसा नहीं है यहाँ पे एक हिस्ट्री का चैप्टर, यहाँ एक पॉलिटी, फिर इकोनॉमी भी साथ में चल पड़ी है और ज्योग्राफी का आता पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, सेक्शन वाइज कंप्लीट करते जाओ। ये वन शॉट जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं आपका चैप्टर 2, एज यू ऑल कैन सी स्क्रीन पे क्या है दोस्तों, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हम सेक्टर्स किसको बोले, इंडियन इकोनॉमी क्या है, क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है, ये सब मैं यहाँ पे समझा दूंगी। बहुत जनरल सा चैप्टर है, आसपास की चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो वो आपको सब समझ आ जाएगा। आपको ये भी समझ आएगा कि आपकी पेरेंट्स की जनरेशन में किस तरह की चीज़ें हो रही थी, कैसी जॉब्स थी, आज कैसी जॉब्स हैं, जैसे इंटर्नशिप्स, ये वो, आर्टिकलशिप, ये बात करते हैं। तब हमारे पेरेंट्स को ये कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इतनी ब्यूटीफुल सी फोटो मैंने आप लोगों के लिए लगाई है सो दैट आई कैन मेक इट ईजी। पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की फोटो है। मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा रही हूँ, बहुत फंडा सिंपल रहेगा अपना पढ़ने का। दिस इज इंडस्ट्री, ओके। धुआं छूट रहा है, आप देखते हो सिटीज में। और ये हमारे जोमेटो वाले भैया हैं जिनसे आप फटाक से ऐप से ऑर्डर कर देते हो आजकल। पर क्या ये हमेशा सिचुएशन ऐसी थी? क्या इतना ज़्यादा रोल था इंडस्ट्रीज का पहले? क्या इतना ज़्यादा रोल था सर्विस सेक्टर का पहले? ठीक है, होते क्या हैं ये तीनों सेक्टर्स, क्यों हम मतलब इनको डिवाइड करते हैं, क्या सारा वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ लेते हैं इस चैप्टर का कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, है क्या ये चैप्टर। देखो, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मतलब हमारा देश, उसकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, फिर उसमें लोगों के पास ऑफ कोर्स जॉब्स है, रोजगार है, तो वो रोजगार चल कैसे रहे हैं, किस तरीके की जॉब्स हैं, वो सब हमें बेसिकली इसमें पढ़ना है। फिर ये पढ़ना है कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन करते हैं जो हम रोजमर्रा की एक्टिविटीज कर रहे हैं। देखो, कोई टीचर है, कोई मेरे जैसा एजुकेटर है, वो पढ़ा भी रहा है, कोई टीचर आपके स्कूल में भी पढ़ा रहा है, फिर आपके मम्मी पापा बैंक में जॉब करते होंगे, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स फार्मर्स, फार्मिंग बैकग्राउंड से आते होंगे, बहुत सारों के पेरेंट्स इंडस्ट्री में काम करते होंगे किसी ना किसी, ठीक है, कंपनी फैक्ट्री संभालते होंगे, किसी के खुद के बिजनेसेस होंगे। तो हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं, ठीक है। जो भी आदमी काम कर रहा है, जहाँ भी जा रहा है, जिस भी सेक्टर में, तो हमारे पास 3 सेक्टर्स है, तो उसका क्लासिफिकेशन है हमारा। फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा सेक्टर हमारे देश में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, वो भी जानना हमें ज़रूरी है देश की हालत जानने के लिए, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन समझने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि देखो, अब ये तो पता है कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, पर वो कितना रोजगार दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि सेक्टर मतलब कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कर रहा हो, ठीक है, पर लोग में भी उसमें कम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो उस सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में, पर लोग बहुत ज़्यादा भरे पड़े हो, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो हम कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, कैसे देखेंगे कि कौन से सेक्टर में जाना चाहिए यार, किस में स्कोप ज़्यादा है, किस में मज़ा आएगा काम करने में, ठीक है। स्किल्स पे काम करते हो आज लोग, मतलब एडिटिंग हुई, फोटोग्राफी हुई, ये चीज़ें पहले ऐसी सर्विसेज नहीं थी। लोग क्या करते थे, वही मतलब घिसे पिटे मेथड्स पे ट्रस्ट करते थे। फिर हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल शिफ्ट कैसे आया, कैसे, मैंने अभी बोला ना कैसे बढ़े हम, वो पढ़ेंगे। फिर ग्रोथ पढ़ेंगे हम टर्शरी सेक्टर की, जो सर्विस सेक्टर है हमारा, कि उसने इतना कैसे एकदम से बूम कर लिया, इतना कैसे वो आगे आ गया। फिर हम एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वही कि किसने किसको कितना रोजगार दे रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट किधर है, और नीड क्या है कि, और मोदी जी बोलते रहते हैं कि बिजनेस करो, बिजनेस करो, 4 लोगों को आप अपना मतलब इतना सेटअप स्ट्रॉन्ग कर लो
कि आप खुद अपने अंडर 4 लोगों को काम दो, जॉब्स क्रिएट करो। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जब एक बंदा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो दैट पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर 1 जॉब। उस टाइम में क्या हो रहा है, वो एक बिजनेस कर सकता था, यूज कर सकता था अपने स्किल सेट को। तो क्या होता है ना, वो बंदा, मतलब वेला नहीं कह रही हूं मैं उसको, ये मत समझना, ठीक है, पर वो क्या होता है ना, उस टाइम पे लगे पड़े हैं, पर पॉइंट क्या है, उस टाइम पे वो बंदा बिजनेस भी कर सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता था, ठीक है। और वो एक जॉब गारंटीड भी नहीं है कि मिलेगी कि नहीं, पर क्या होगा, बिजनेस पे जब आप काम कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हो, प्रॉफिट ला रहे हो, 4 नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो आप, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एक इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए तो खासकर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि यार ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोई तो बेचारा काम करे जा रहा है दिन रात, ये वो सुननी पड़ रही है, किसी को मस्त पैटर्नल लीव मिटर्नल लीव भी मिलेगी, सिक लीव भी मिल रही है, सारा सॉर्टेड है सिस्टम। तो ये आया कैसे कॉन्सेप्ट? फिर चैलेंजेस क्या फेस करते हैं वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिस पे हम कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं कि भाई यार मतलब इतना बुरा हाल मत करो ना, इतना फ़ायदा मत उठाओ मजबूरी का। तो वो क्या मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, वो लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है, वो चाहे हमारी रोज़मर्रा में डोमेस्टिक हेल्प हो या कोई छोटू हो जो दुकान पे काम कर रहा है। छोटू का मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड लेबर वाला छोटू, नहीं, दैट इज़ नॉट गुड, छोटू प्यार से बोल देते हैं, ठीक है, समझ जाओ यार तुम। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का रोल इकोनॉमी में क्या है, हम उसकी बात करते हैं कि गवर्नमेंट जहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे मुफ्त का राशन क्यों मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे पैसे क्यों कम लगते हैं चीज़ों के, और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आ जाता है वहाँ पे आग लग जाती है चीज़ों में। बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है परेशान कर दिया यार, पता नहीं क्या मतलब आफत आ गई है, इनको इतनी आग लगी पड़ी है, रेट में आजकल महंगे हो गए ये वो, तो सुना होगा ये कहानी, घर घर की है, ठीक है। तो यही सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब एक बात बताओ, क्या आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ नहीं आ गया चैप्टर क्या है? इतना मुश्किल कोई चैप्टर नहीं है, आसपास की चीज़ों के बारे में जानना है और हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन बच्चों बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि तुम्हारे साथ बड़ी गड़बड़ वाला एक मामला हो जाता है स्टार्ट, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम्पल से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं और बच्चों से बात की है, तो उनको समझ ही नहीं आता कि अगर कोई एग्जाम्पल उठा के पूछ लिया कि यार इसमें ये बताओ प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शरी कौन सा है, इसी में टाई फिश हो जाती है लोगों की। तो वो नहीं करना है, हालत टाइट हो गया, पसीने छूट रहे हैं, मैडम पता नहीं क्या पूछ लिया है। कुछ नहीं, रॉकेट साइंस पूछते हैं, बहुत नॉर्मल है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके एग्जाम में, और नहीं होगा तो कोई नहीं बचा सकता आपको। तो इसीलिए बोल रही हूँ फटाफट से 1 शॉट लेक्चर पढ़ लिया करो। प्राइमरी सेक्टर होता है फर्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी और फिर टर्शरी। देखो बच्चों, हम ये नहीं बोल सकते कौन किससे ज़्यादा अच्छा है बुरा है, हम तीनों की इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, भूल जाओ, कोई स्मार्ट बोर्ड की तरफ नहीं देखना। आप ये देखो कि आप जा रहे हो, मान लो मैंने ये टी शर्ट पहनी है, अब ये टी शर्ट बनी कैसे होगी? पहले इसके लिए कॉटन जो प्राइमरी प्रोडक्ट है यूज़ हो रहा है इसमें, तो वो फार्मर ने कॉटन ग्रो की होगी, कॉटन हमने नेचर से ली होगी, प्लक की होगी वो प्लांट से, ठीक है। उसके बाद वो कॉटन क्या हुआ, किसी ट्रैक्टर में, किसी उसमें, मतलब हमने लोड की, फिर वो फैक्ट्री तक पहुंचाई, राइट। फैक्ट्री में गई वो कॉटन, उसका फिर हमने थ्रेड बनाया, फिर किसी और फैक्ट्री में वो गई होगी जहाँ पे उस थ्रेड से क्लोथ बनाते हैं, फिर क्लोथ के बड़े बड़े पीसेस बन गए, ठीक है। ये तो होलसेल लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है। अब हम रिटेल की भी बात करेंगे भाई, धंधे की भी बात करेंगे, ऐसे ऐसे टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब ये जब पूरा क्लोथ का पीस चला गया बल्क में, वहाँ पे टी शर्ट्स कट रही हैं, डिज़ाइन बन रहे हैं, टी शर्ट्स बन रही हैं, राइट। तो ये टी शर्ट एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये टी शर्ट फैक्ट्री से भी ट्रांसपोर्ट में फिर से लोड हुई होगी, ठीक है, वहाँ पे फिर से किसी शॉप पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी टी शर्ट्स, वहाँ से जाके मैंने खरीदी, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट दिस टी शर्ट। या फिर ऑनलाइन खरीदी होगी, ये मेरे को कंपनी वालों ने दी है भाई, मेरी टी शर्ट नहीं है, बट मैं जनरल एक टी शर्ट की स्टोरी बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, अच्छी बातें बता देनी चाहिए, आई गॉट गुड प्रोडक्ट्स, राइट। तो आई थिंक मेरी टी शर्ट अच्छी है, बोर नहीं हुए होंगे आप लोग देख देख के।
तो अब ये टी शर्ट की जो मैंने कहानी बताई ना, आप सोचोगे टी शर्ट क्यों कर रही है मैडम, तो इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 सेक्टर्स जो इकोनॉमी के होते हैं वो क्या होते हैं। अब आपको ये स्टोरी बिल्कुल आपको ड्रॉ होगी कैसे कॉटन जा रही है, ठीक है, कैसे फिर अरे भाई ट्रक में लद रहे हैं और फिर वहाँ पे जा रही है फैक्ट्री में और फिर वो बन रहा है और फिर कीर्ति मैम कहीं गई होंगी, फिर खरीदी होगी उन्होंने, जस्ट लाइक दैट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो हम डायरेक्ट नेचर से प्रोडक्ट लेते हैं, सपोजिटली इस एग्जाम्पल में हमारा कॉटन हुआ, ठीक है, रुई ली, ठीक है, तो वो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम जब डायरेक्टली यूज करते हैं, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, राइट। उसमें क्या होता है, फार्मिंग आ सकती है, फिशिंग आ सकती है, माइनिंग आ सकती है, डेयरी सेक्टर, गाय से दूध, भैंस से दूध लेना, ठीक है। प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, मिल्क एंड मिनरल्स कम डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। अब कॉटन डायरेक्टली आई, मिल्क नेचर से आ रहा है डायरेक्टली, राइट, एनिमल्स से जब हम ले रहे हैं, फिशिंग हुई वो नेचर से डायरेक्टली वो इन्वॉल्व है उसका, मिनरल हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो नेचुरली डिराइव्ड चीज़ें होती हैं डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, वो रिसोर्सेज वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं और ये बेस है सबका, राइट। अगर हमारे पास कॉटन ही नहीं होगी तो आगे का प्रोसेस नहीं बनेगा, ठीक है। गांधी जी भी सोच लो, मतलब कितना इम्पॉर्टेंट था ये, वहाँ भी सेक्टर्स का खेल चल रहा था बेटे, ऐसा नहीं है बेटे जो आप सोच रहे हो ना ये आज हमारे लिए क्यों इतनी डिफिकल्ट बना दी हैं चीज़ें। इवन ही वॉज वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जो नेचुरल चीज़ है उसको मैं डायरेक्टली कॉटन से ही थ्रेड बनाते थे अपने चरखे पे और बोलते थे मैं नहीं पहनूंगा मशीन वाली चीज़ें बनी हुई। क्यों? क्योंकि मशीन जब आई तो हमारे लोगों का रोजगार छिन गया, वहाँ पे भी इकोनॉमिक एंगल इन्वॉल्व होता है। किसी भी देश की लड़ाई हो, जब जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई तो हिटलर ने पोलैंड पे हमला कर दिया और वो हमला ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत थी। तो इकोनॉमी सबसे बड़ी वो फसाद की जड़ भी बन सकती है, ठीक है। तो इकोनॉमी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी को समझ के ही आप मांगते हो ना चीज़ें, मम्मी थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, ये दिला देना, एग्ज़ाम में ऐसे नंबर आ गए तो वो लूँगा मैं, ये आईपैड दिला देना, ये करा देना, बाइक दिला देना। तो इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो दोबारा से आते हैं अपने इस पे। फिर हमारा सेकेंड सेक्टर जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है बच्चा, फिर सेकेंडरी में जाता है, तो बेस क्या है उसका, प्राइमरी। तो प्राइमरी जहाँ पे आ गया वर्ड वो हर चीज़ का बेस है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है हमारा, ये मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व करता है कि नेचुरल प्रोडक्ट को जब हम गुड्स में बनाते हैं, ठीक है, कॉटन को उठा के थ्रेड में कन्वर्ट करके फिर उसको क्लॉथ बनाया, क्लॉथ से फिर टी शर्ट बनी। सो द नेचुरल रिसोर्स इज प्रोसेस्ड। इस क्या हुआ, इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, राइट, कंप्यूटर वाली प्रोसेसिंग नहीं, कन्वर्जन, गुड्स में बन रहा है, ये सारा सामान गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। कॉटन जैसे क्लॉथ में आई, फिर गन्ने से चीनी बनाते हैं हम, शुगर केन टू शुगर। क्ले से जब हम ब्रिक्स बनाते हैं भट्ठे में, अगर आपने देखा हो तो क्या होता है यहाँ पे, क्ले टू ब्रिक्स का जो कन्वर्जन है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हम गुड्स में प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्रीज में होता है, वर्कशॉप्स में होता है, होम्स पे भी हो सकता है, राइट, ये कहीं पे भी प्रोसेस हो सकता है। बस हमें नेचुरल रिसोर्स को उठा के जब हम उसको एक गुड में, दैट कैन बी यूज्ड, कन्वर्ट, सामान में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो प्रोसेस, ये चीज़ आती है वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टर्शरी सेक्टर। ये क्या है, सपोर्ट करता है दोनों सर्विसेज को। फिर से टी शर्ट के एग्जाम्पल पे आओ, कॉटन प्लग की एक ट्रैक्टर में, एक ट्रक में लोड कर दी। अब वो कॉटन को फैक्ट्री तक छोड़ के आ रहे हैं कि भाई इसका आप धागा बना लो, आगे उसका कपड़ा बना लो और फिर टी शर्ट बना लेना। बट जो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, सर्विस है, वो जो प्रोवाइड हो रही है, वो प्राइमरी सेक्टर को भी प्रोवाइड हुई, कॉटन जहाँ से आ रहा है, फिर जिस फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है, टी शर्ट बन रही है, उसको भी प्रोवाइड की उसने। तो ये क्या है, सपोर्टिंग है। क्या, सपोर्टिंग सेक्टर है फॉर बोथ द
अदर सेक्टर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसके बिना बाकी दोनों सेक्टर्स अधूरे हैं। एक्चुअली तो बच्चों तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंसी समझनी पड़ेगी इन तीनों सेक्टर्स की, फिर आगे जाके हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। अब ये क्या करता है कि सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाकी दोनों सेक्टर्स को। अब वो सर्विसेज बैंकिंग हो सकती है, जो हमारे कपड़े बिकते हैं, कोई कंप्लेंट हो, रिटर्न करनी हो, हम बात कर रहे होते हैं कस्टमर केयर से, सपोर्ट सर्विस से, वो भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। फिर हम ट्रेडिंग करते हैं, वो भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो इट इंक्लूड्स पर्सनल सर्विसेज, ऑल्सो इंक्लूड्स, देखो मैं जिस सेक्टर से बिलोंग करती हूँ वो टर्शरी सेक्टर है, आपकी अपनी प्यारी दुलारी कीर्ति मैडम भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, ठीक है, फिर सैलों में जाते हो, बढ़िया बढ़िया आप लोग आजकल तो बड़े फैंसी हो गए बच्चों तुम लोग, वो इस सेक्टर का पार्ट है। मॉडर्न सर्विसेज जैसे हो गई आईटी, एटीएम्स, कॉल सेंटर्स एक्सेट्रा, ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, चाहे वो हमारे जोमेटो वाले भैया हो, ब्लिंकिट वाले भैया हो, अमेजोन की डिलीवरी हो, कुछ भी किसी भी तरह की सर्विस टर्शरी सेक्टर में लाई करती है। तो इसको हम दूसरे नाम भी मैं इनके थोड़े बता देती हूँ, जैसे कि किसी के घर का नाम गुल्लू होगा, किसी के घर का नाम नोनू होगा, किसी का शोनू होगा। बेबी शोना तो आप खुद कर लेते हो, नोना शोना तो मम्मी बोलती है ना। किसी की मम्मी बोलती है क्या यार बेबी शोना, मेरा बेबी, मेरा शोना वो आप लोग खुद करते हो। एनीवेज सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। और ये हमारा सर्विस सेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर। एग्रीकल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइमरली एग्रीकल्चर ही इन्वॉल्व है इसमें। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ये सर्विस से रिलेटेड है। इतने तो बेवकूफ़ आप लोग नहीं हो कि मुझे अब ये भी समझाना पड़ेगा। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? आपके पास अब ऑप्शन नहीं है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमने सेक्टर तो पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि हमारे जोमेटो वाले भैया जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर वो दीदी जो बोलती है हैव अ नाइस डे कॉल पे, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा लोग हैं, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, या फिर मेरे को बापू जिम्मेदार के साथ खेती ही कर लेनी चाहिए, या फिर मैं अपने पापा की तरह एक फैक्ट्री में ही लग जाता हूँ, फैक्ट्री लगा लेता हूँ, प्लांट लगा लेता हूँ। क्या करना है, पापा की दुकान पर बैठना है या फिर भाई हमें सर्विस वगैरह करनी है? तो वो थोड़ा सोच लेते हैं। A friend of mine is a Gupta, his father is a businessman और वो खुद CA है। तो देख लो, his father is involved in secondary sector, वो सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो अब उसको नहीं पता होता कि कहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदे का सौदा, मनी, तो फिर वो नहीं जाता ना सर्विस सेक्टर में। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें ये जानना होता है। The primary, secondary, tertiary sectors produce a large number of goods and services और employment देता है बहुत लोगों को। ये बात तो चलो हमें क्लियर है, हम समझदार हैं। To measure the total production, कितनी प्रोडक्शन की किस सेक्टर ने, हम क्या यूज़ करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है। तो हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं, क्वांटिटी नहीं यूज़ करते। क्वांटिटी ना यूज़ करने का कारण क्या होता है बच्चों? देखो, एक टी शर्ट है, मान लो एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, ये 450 की मिल सकती है, 1450 की भी मिल सकती है, 5000 10,000 की भी मिल सकती है, ठीक है। तो हम अगर गुची, अरमानी और इन सब पे चले जाएंगे तो वो एक बैग है जो 2000 रुपये का भी आता है, ठीक है, और एक बैग क्या 2 लाख का भी आता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हम क्वांटिटी को ले कि बैग तो दोनों हैं, पर हमारी प्रोडक्शन देखो, एक बैग को प्रोड्यूस करके आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, दूसरे बैग को प्रोड्यूस करके आपको 2000 रुपये मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा वैल्यू लेते हैं गुड्स और सर्विसेज की रादर देन क्वांटिटी। कि क्वांटिटी नहीं ले सकते, किसी ने एक कॉल की है कॉल सेंटर में से, वाह क्या बात है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं रादर देन क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वांटिटी नहीं लेते हैं, रादर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हम लेते हैं। ये जो बच्चे 11वीं में इकोनॉमी पढ़ेंगे ना मेरे साथ ह्यूमैनिटीज जो कंटिन्यू करेंगे, मेरे जिगर के टुकड़ों,
उनको ये कॉन्सेप्ट याद आएगा कि कुछ तो बताया था, और फिर उस क्लास में जाके हम बात करेंगे जब बड़े लेवल की बातचीत हो जाएगी, बड़ी बातचीत करेंगे फिर। रादर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड। समझ आया आपको? सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करते हैं हम कैलकुलेशन में। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करने का रीजन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसकी क्लियर होगी वही छोटी छोटी बारीकियों में से आंसर दे पाएगा। अब इसमें क्या होता है, फाइनल क्यू वैल्यू इंक्लूड करते हैं। अब देखो कॉटन बिकी, क्या हुआ, 100 रुपए की। वो कॉटन किस में, कपड़ा बनने में भी यूज हुई, फिर टी शर्ट भी बनी उसकी, राइट। तो बंदे ने जब खरीदी वो 100 रुपए की कॉटन, उसको कन्वर्ट करके उसने एक प्रोडक्ट बनाया 450 रुपीज़ का। फिर वो आगे फाइनली बिका, फाइनल उसकी जो वैल्यू थी दैट वाज 550। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिजली का, दुकानदार का किराया, सब इंक्लूड करके उसने ये डिसाइड किया कि मैं ये 550 पे बेचूंगा। अब अगर हम तीनों की ये ऐड कर लें कॉस्ट की, उसने इतना प्रोड्यूस किया, इस सेक्टर ने इतना किया और थर्ड सेक्टर ने इतना किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो 550 प्लस 550 कितना हुआ यहाँ पे हमारा 1100। अब इसमें देखो जो ये कॉटन यहाँ यूज हुई थी, इसकी कॉस्ट यहाँ भी एडेड है, ठीक है। ये तो पूरा उसने जो वैल्यू प्रोड्यूस की है वो तो नहीं आया सेकेंडरी सेक्टर का। फिर टर्शरी सेक्टर ने तो इतना नहीं दिया हमें प्रोडक्ट, तो ये कैसे आप बोल रहे हो? एक्चुअली जो मार्केट में फाइनल गुड गई वो तो 550 की गई। तो अब हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं कि इस सेक्टर का 100 आया अपना, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, इसने क्या वैल्यू ऐड की है। यहाँ पे बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, कोई नहीं समझाता, क्योंकि खुद इकोनॉमी जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो क्या समझाएंगे, 10वीं करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, या 12th के बाद पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज नॉट फेयर टू एनीबडी। तो ये 450 में से 100 माइनस किया, 350 आया, फिर 550 में से 450 माइनस किया, तो इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, 100। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है तीनों स्टेजेस को यूज करके, टी शर्ट कितने रुपए की बिकी है बच्चों, 550, राइट। तो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन हर सेक्टर का मिला के 550 आना चाहिए कि इसने इस टी शर्ट में ये कंट्रीब्यूट किया, इसने ये किया और इसने ये किया, राइट। उस पे अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके भी बेच सकता है बंदा वो। तो इससे ये वैल्यू एडेड मेथड है हमारा। पर हम पहले क्या कर रहे थे, गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। तो दिस इज द वैल्यू एडिशन। ये 100 को हम बोलेंगे किसका, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन, 350 को सेकेंडरी, और 100 ये जो अगेन दिस 100 इज व्हाट, टर्शरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन। तो द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम सारी फाइनल गुड्स, the sum of the value of final goods and services produced in all sectors, सारे सेक्टर्स के गुड्स और सर्विसेज का जब फाइनल प्रोडक्ट ऐड करते हैं, हम सम ऐड करते हैं वैल्यू उनकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, GDP, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था, जिसमें बहुत सारे बच्चों की बैंड बज जाती है समझते समझते। आप लोग नहीं, बहुत लोगों की आगे भी 11वीं 12वीं में भी बैंड बजी रहती है इस कॉन्सेप्ट पे। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। फिर GDP किसको बोलते हैं, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल द सेक्टर्स। जो फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उन सेक्टर्स की, इसको क्या बोलते हैं, टोटल 550 रुपीज को हम GDP। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज ऑल्सो, ग्रॉस वैल्यू एडेड, देखो GDP किस लिए यूज होता है पहले ये समझ लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट फिर समझाऊंगी आप लोगों को। GDP सेंट्रल गवर्नमेंट
कि एक मिनिस्ट्री है वो मेजर करती है डेटा यूज़ करके सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। इससे हमें पता चलता है हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी है, इनकम कितनी है, जिसको हम बोलते हैं। पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक चेंज किया है इसमें, उन्होंने डेटा पब्लिश करना स्टार्ट किया है ग्रॉस वैल्यू एडेड पे। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है हमारी, ये जीडीपी को एडजस्ट करते हैं हम किससे, कोई टैक्स मिला है, किसी को सब्सिडी मिली है, तो उसको माइनस प्लस करके हम फिर उसमें से जो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलती है उससे हम बोलते हैं कि कितना सेक्टर है का प्रोडक्शन है, राइट। यही सिर्फ चेंज है, इतना ही आपको समझना है, डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अभी सिर्फ 10वीं पास करनी है, 10th फेल नहीं बनना है, ठीक है। 12th फेल मूवी देखी है बच्चों ने? जिन्होंने नहीं देखी ना, ज़रूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। आई डोंट थिंक सो, वैसे तुम इतने कम नहीं हो कि तुम ना देखो। अब हम बात करते हैं कि यार हमारे दादा दादी से लेके मम्मी पापा के ज़माने से लेके और आज ज़माने में क्या बदला है। हिस्टोरिकल चेंज उसी को बोलते हैं, क्योंकि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या आप लोग मान सकते हो कि एक ऐसी भी स्टेज थी कि हमारी कंट्री के किसी प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के पास जाना पड़ा था और काइंड ऑफ बोलना पड़ा था, रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि हमारे पास खाने के दाने कम पड़ रहे हैं, प्लीज़ आप हमें दे दो। इमेजिन, आज जो इतनी मतलब हम और लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे पास ये भी नौबत थी बच्चों, सोच के देखो। तो ये प्राइम मिनिस्टर जिनका मैं नाम ले रही हूँ वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। वो गई थी अमेरिका, उनको मांगना पड़ा था, हमारे फूड ग्रेन्स की सप्लाई कम थी। जब वहाँ से उनको ना सुनने को मिली तो उनको ऐसे ईगो हर्ट हो गई और बोलती मैं मज़ा चखाती हूँ अब तुम लोगों को। तो फिर आई थी हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे क्या हुआ था, फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे बहुत जोर दिया गया और प्राइमरी सेक्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इसीलिए हम ये बोलते हैं स्टार्ट में जब हमारी कंट्री डेवलपमेंट की स्टेज पे थी तो इनिशियल स्टेजेस थी, उसमें प्राइमरी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देखो शिफ्ट हुआ है, एग्रीकल्चर में थे लोग, फिर इंडस्ट्रीज आई और फिर हम सर्विस सेक्टर की तरफ गए। इसीलिए मैंने ये सुंदर सुंदर तस्वीरें ऐड की हैं आप लोगों के लिए कि आप देख पाओ। विद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पीपल मूव्ड टू मैन्युफैक्चरिंग। जब एग्रीकल्चर डेवलप हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने लगे और फिर सेकेंडरी सेक्टर को इंपॉर्टेंस मिलने लगी। इसीलिए आज मतलब बंदा कुछ हो जाए ज़िंदगी में, जोमैटो वाले भैया का ऐसे इंतज़ार करता है कि मतलब अपनी जैसे किसी महबूबा का इंतज़ार कर रहा हो। मतलब इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, देख लो सर्विस सेक्टर वाले लोग। ऐसे ऑर्डर, नायका के ऑर्डर का वेट होता है ना इन लड़कियों से, आई नो यू गर्ल्स, तो आप ऐसे वेट करती हो कब आएंगे भैया, बस खाना ना मिले, नायका का ऑर्डर मिल जाए। तो ये सबके साथ होता है, आई नो वी आर ऑल ह्यूमंस, मेरे साथ भी होता है, मैं भी ऐसे ही देख रही होती हूँ ऑर्डर कब आएगा। लेटर विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ पीपल शिफ्टेड टू द टर्शरी सेक्टर, ठीक है, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज। क्या हुआ जब कंट्रीज डेवलप होती गई, आप अपना एग्जाम्पल ले लो, पहले लोग खेती बाड़ी कर लेते थे, फिर फैक्ट्रीज भी लगाने लगे, फैक्ट्रीज में काम भी करने लगे। अब क्या हुआ, लोगों को ऐश की ज़िंदगी पसंद है, इसीलिए गुड़गांव, नोएडा, पुणे, बैंगलोर ऐसी सिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, सब सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। तो ऐसे ही इवोल्यूशन होता है। ओवर टाइम एक शिफ्ट हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स का, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी। अब हुआ क्या, एक और चीज़ हुई बच्चों हमारे साथ, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो लोग कॉमर्स लेंगे, बिजनेस स्टडीज़ में भी आपको ये पढ़ाया जाएगा, आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट। क्या होता है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़, इंडिया तो अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ के लोग अपनी जो कॉल सर्विसेज हैं, ठीक है, या फिर डेटा साइंटिस्ट जो चाहिए उनको, तो इंडियन लोग क्या होते हैं ना, हम थोड़ा सस्ते में काम कर देते हैं। क्या वहाँ के लोग प्रॉपर अपनी राइट्स की बात करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे, उनको पता है कि ये वाले लोग सस्ते में भी कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे सपोजिटली किसी बंदे को $500 देने हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 500 इंटू 80, 40,000 रुपीज़, नहीं अरे क्या हो गया कैलकुलेशन को, वो मारूंगी अगर किसी ने इसका बोलिया। ठीक बोल रही थी मैं, सही बोल रही थी,
40,000 देना पड़ेगा उसको, मान लो, ठीक है। इट कैन बी कि एक हफ्ते में वो 40,000 रुपये आपसे ले ले वही एग्जैक्ट काम करने का, वट एवर कॉल सर्विसेज का हुआ या फिर कोई आपका डेटा रिलेटेड कोई काम हुआ, डेटा साइंटिस्ट वगैरह, या कोई लेबर हुई आपकी नर्सिंग सेक्टर में हुआ। पर इंडियंस क्या करते हैं, दे आर रेडी टू डू दीज जॉब्स बहुत कम पैसे में। एक बंदा वहाँ पे एक वीक के इतने पैसे ले लेगा, और इंडियन लेबर क्या करती है, आपसे पूरे महीने का इतना लेगी और आपको काम बेटर तरीके से करके देगी, ज़्यादा करेगी। तो पीपल स्टार्टेड डूइंग, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज से आउटसोर्स करने लगी सर्विस सेक्टर वाली चीज़ें। फ़ोन कॉल हुई, राइट, कोई ऑनलाइन करने वाला काम हुआ। सो व्हाट हैपेंड, इट इज़ ऑल्सो मेजर रीज़न, ग्लोबलाइजेशन इसलिए हम बोलते हैं कि अब टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा बूम पे है। सबसे ज़्यादा जॉब्स जो दे रहा है वो टर्शरी सेक्टर दे रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ से आ रहा है हमारी इकोनॉमी में वो भी मे बी टर्शरी सेक्टर हो सकता है। ये जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड में, मतलब आगे चैप्टर में। सो लेट्स गो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने हिस्टोरिकल चेंज समझा कि टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, और जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो फटाफट बताओ कि क्या है, कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो जब हम आगे चलते हैं इसमें तो हम देखते हैं, डेटा कंपेयर करते हैं। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि डेटा से ही पता चलता है ना कितने ज़्यादा चाड़े पड़ेंगे आप लोगों के मुंह पे और किसको प्यार मिलेगा मम्मी पापा का, है ना। तो रिपोर्ट कार्ड में भी तो डेटा ही आता है। सो हमारी जो प्रोडक्शन है ये हमारे पास दिया हुआ है ग्राफ, राइट। तो यहाँ पे 1977 टू 1978 का डेटा है, और आगे हमारे पास कौन सा डेटा है, 2017 टू 2018 का। इसमें दी क्या हुई है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज गिवन हियर, कि कितनी प्रोडक्शन की है किस सेक्टर ने, उसका डेटा दे दिया। जो हम जीडीपी की बात करते हैं या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं, वो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी कंपैरिजन तो होता ही है। देखो, सोसाइटी ने कंपैरिजन एक नॉर्म बना दिया है, ठीक है। हम तो करेंगे जी शर्मा जी के लड़के से कंपेयर, आपको कर लो, क्या करना है हमारा ठीक है। तो अब 1977 से 78 में जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, देखो ये इतना है। फिर हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी सेक्शन का सेक्टर का, और फिर टर्शरी सेक्टर का, ठीक है। तो अब अपना यहाँ पे देख लो, सबसे कम है सेकेंडरी सेक्टर का, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, और फिर टर्शरी का, ठीक है। अब अगली बात सुनिए, यहाँ पे जब हम 2017-18 के ट्रेंड्स को कंपेयर करते हैं, इसमें होता क्या है बच्चों, अपना जो ये सेक्टर है ये अभी भी कम प्रोडक्शन दे रहा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्राइमरी सेक्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज वाला, जो हमारा ये इंडस्ट्री वाला है, ये भी ठीक ठाक दे रहा है। बट इसने बहुत बड़ा जंप मार लिया। सबसे बड़ा हीरो हमारी स्टोरी में टर्शरी सेक्टर है। तो ये डेटा का जो एनालिसिस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सीधा सीधा कंपैरिजन हो जाता है। यही चीज आपको पैराग्राफ में दी होती, मजाल है कोई पढ़ लेता इसको, बट फिगर्स में जब रिप्रेजेंट करते हैं, और यही मतलब खेल है पिक्टोरियल मेमोरी का। जब आप सुपरफिशियल थिंकिंग से हटके आप उस पे आते हो, पिक्टोरियल मेमोरी पे इमेज ड्रॉ करते हो, अब ये फिगर ना आपको याद रहेगा कि इतना सा था यार, और फिर इतना बढ़ गया, और ग्रीन कलर का सबसे ज़्यादा था, टर्शरी सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा है। बट कोई रीज़न भी रहा होगा कि हम प्राइमरी सेक्टर से मूव करके फिर इंडस्ट्रीज और फिर टर्शरी सेक्टर ही क्यों सबसे ज़्यादा ग्रो किया, उसकी ही प्रोडक्शन क्यों है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल चेंज ये हुआ क्यों। ओवर द 40-year पीरियड फ्रॉम 1977 टू 78 और फिर 2017-18 तक ये प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तीनों सेक्टर्स की, ये बात तो हम मान रहे हैं। पर टर्शरी सेक्टर जो है सुपर हीरो सेक्टर सबसे, वो ग्रो कर गया, बिकमिंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बाय 2017-18। सब नौकरी कर रहे थे, सब कमा रहे थे, फिर एक बंदा ऐसा निकला 3 दोस्तों में से जिसने बिजनेस खोल लिया, उसका अपना स्टार्टअप था और वो करोड़पति बन गया। तो फिर
ऐसा ही होता है, ठीक है। आर्टिस्ट होते हैं जो देख लो, इनके दोस्त होते हैं, कभी भी मतलब जो सक्सेस स्टोरी जब शेयर करते हैं तो बोलते हैं यार नॉर्मल सा मुंडा सीगा ते फिर चकली ते चढ़ाइयाँ कर ली, ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, सेम ऐसे ही होता है। जो एक चीज सबसे ज्यादा ग्रो की इसलिए उसकी डिस्कशन हो रही है, वो हमारा टर्शरी सेक्टर है। रीजंस थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे हम पहले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, कैसे हुआ ग्रो। उससे पहले एक और है हमारा शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीवीए, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, ये देखो, टर्शरी सेक्टर। जीवीए बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। फिर हमारा सेकंड ग्राफ आता है शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन जीवीए, किसकी कितनी परसेंटेज है। सबसे ज्यादा हमारी टर्शरी सेक्टर की परसेंटेज है। पहले देखो उस ग्राफ में सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ था डेटा, इसमें कंपैरिजन और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। वो कैसे, जैसा कि मैं बता रही थी, वहां बहुत छोटा था, नहीं पता लग रहा था। ये देखो, पहले इसका बहुत कम शेयर था और इसका बहुत ज्यादा, किसका, प्राइमरी सेक्टर का, और ये है हमारा टर्शरी सेक्टर। ये बीच का ही सेक्टर है ना, थोड़ा इसको हम ऐसे ही रखते हैं सिंपल। यहाँ पे भी इतना ही है बेचारा, ये सेम काम कर रहा है। बट जो हमारा सुपर हीरो, जैसा कि मैंने बोला पहले भी आपको, ये टर्शरी सेक्टर, ये देखो परसेंटेज वाइज इसका परसेंटेज पहले ज्यादा था 77-8 में, यहाँ 2017-18 में टर्शरी का बढ़ गया और इसका कम हो गया। तो अब हम रीजंस जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, क्या रीजन है इस हिस्टोरिकल चेंज का। इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों बहुत कारण मतलब रहे हैं जिनकी वजह से बढ़ी है। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना, देखो हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आप सर्विसेज की डिमांड करने लगते हो। पहले क्या होता है, जब इतना गरीब होगा कोई देश की भाई खाने को तो दाने नहीं है, घंटा एजुकेशन और उसकी हेल्थ की बातें करेंगे वो लोग, हाँ। तो फिर डेवलपिंग जो अपनी कंट्री हो जाती है उसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, बैंकिंग भी चाहिए, तो ये डेवलपिंग कंट्री को चाहिए। तो जब इंडिया का सफ़र स्मॉल कंट्री से डेवलपिंग में हम जाने लगे तो हमने इनकी डिमांड की। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो वही जो शर्ट की बात कर रही थी मैं, ये शर्ट वाला आपको याद होगा कि शर्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, अब शर्ट की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उसको और गाड़ियां चाहिए दुकान तक छोड़ के आने के लिए, राइट। तो ऐसी चीजें होती है। अब स्नीकर्स देख लो, जितने लोग ज्यादा स्नीकर्स पहनने लग गए, स्नीकर्स किसी इंडस्ट्री में बनते भी होंगे, उसका रॉ मटेरियल भी कहीं से आता होगा। आप लोगों में जितना ज्यादा जोश जगा, जितना ज्यादा ट्रेंड हुआ, तो जेनजी ने बोला भाई स्नीकर्स पहनेंगे, लड़का और लड़की इररिस्पेक्टिव। तो वही वक्त के साथ साथ जज्बात बदल गए। आपकी मम्मियाँ थोड़ी स्नीकर्स पहन के घूमती थी। तो वही वाली बात है। तो इंडस्ट्री को अगर ग्रोथ मिलेगी, एग्रीकल्चर को ग्रोथ मिलेगी, तो सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी चाहिए। स्टोरेज के लिए स्पेस हुआ, इनकम लेवल जिनका जितना बढ़ता जाता है तो फिर लोग डिमांड करते हैं उतने ज़्यादा फ्लिपकार्ट यूज़ करेंगे। बेचारा किसान नहीं करेगा, अमेजोन ये वो, ठीक है। अवेयरनेस के साथ उनके बच्चे करने लगे, बट वही ज्यादा घूमने भी तभी जाते हो, जेब में पैसा होगा तभी घूमोगे, उधारी ले लेके थोड़ी घुमाएंगे आपके माँ बाप आपको। तो शॉपिंग करते हो, शौक बड़ी चीज है, ठीक है। तो नई सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आगे बढ़ा तो फिर और ज्यादा हमें सर्विसेज की जरूरत पड़ने लगी। जियो आया कोविड में, ठीक है, आप लोगों की जिंदगी बदल डाली। सारे देख रहे हैं कोविड में बैठ के डालगोना कॉफी और ये मम्मियाँ रेसिपीज देख रही है, वीडियो कॉल्स बढ़ गई, लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ, डेटा जब आया तो पीपल गॉट यूज टू, तो और सर्विसेज हमें चाहिए। अब फोन पे इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि एड्स आ रही है, मम्मी वहीं से सूट खरीद रही है मीशो से, तो क्या जरूरत है बाजार में जाने की। तो अब मीशो वाली सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, ज्यादा डिलीवरी बॉयज लगेंगे। तो धीरे धीरे विद चेंजिंग वर्ल्ड सर्विस इंडस्ट्री ग्रो कर गई। सर्विस इंडस्ट्री ग्रो कर गई तो उसने आग लगा दी, आग लगा दी तो मतलब लोग ज्यादा आ गए, आग सच में नहीं लगाई, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। ग्रोथ प्रोडक्शन में तो बढ़ा टर्शरी सेक्टर में, पर प्रोपोर्शनल ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट में नहीं बढ़ा। इन्होंने क्या किया कि प्रोडक्शन तो बढ़ी है पर उतना ही ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट में नहीं बढ़ा। कैसे, देखो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट देखते हैं अब हम।
टर्शरी सेक्टर की हमने, अगर आपको याद हो परसेंटेज कि इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग भी ज्यादा लगे होंगे यार यहाँ पे, पर ऐसा तो है ही नहीं। ये तो कमाल की बात है, शॉक कर दिया गुरु आपने। क्या हुआ, यहाँ पे लोग अभी भी कम परसेंटेज में एम्प्लॉयड हैं टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। अभी भी कंपैरिजन अगर हम करेंगे 2017-18 के डेटा का, प्रोडक्शन भले ही आपकी ज्यादा हो गई हो, पर लोग भाई नौकरी तो एल है अभी भी नहीं दे पा रहा है तू सेक्टर, क्या करें हम तेरा। तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में लोग 44% एम्प्लॉयड हैं और प्रोडक्शन उनसे बहुत कम आ रही है। यहाँ पे 31% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाया ये टोटल। और ये तो हमारा बीच का थोड़ा भोंदू सेक्टर है, पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये भी। तो अब क्या करा इसने, a large number of people in the service sector still work in low income informal jobs such as street vendors and repair workers. फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं है अभी भी टर्शरी सेक्टर में। बहुत गली कूचों में बेचते हुए लोग, वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, कबाड़ी, रद्दी ले ले, ये वो ये वाले, ठीक है, जो आपका सब्जी वाला भैया हो, माली हो, नारियल पाली बेचने वाला हो, या फिर रिपेयर वर्कर्स होते हैं, कुकर ठीक करा लो, गैस चूल्हा ठीक करा लो। बड़ा हमारी गली में तो आता था यार, मेरे को अभी भी याद है वो कैसे बोलता था। और मैं ना छोटी थी जब, आई रिमेम्बर, मैं इतनी खुश होती थी पता नहीं क्यों जब रद्दी वाला आता था ना, और मेरे को कोई पूछता था क्या बनना है, मैं बोलती थी रद्दी वाला बनना है, कबाड़ी वाला, क्योंकि जिस टोन में वो बोलता था ना, कबाड़ी ले ले, रद्दी ले ले, इट यूज टू बी लाइक वन ऑफ द थिंग्स फॉर मी, ठीक है। और एक आई रिमेम्बर देयर यूज टू बी अ पर्सन, आदमी आता था एक, और वो बोलता था गली में गैस चूल्हा कुकर ठीक करा लो। तो क्या मैं इससे बोलना चाह रही हूँ कि जब हम गली कूचों में मतलब सुनते हैं ये आवाजें बहुत रेगुलर बेसिस पे कि सर्विसेज तो वो लोग भी दे रहे हैं, पर उनको काउंट नहीं करते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो दैट इज वाई लो इनकम इनफॉर्मल जॉब्स बहुत ज्यादा है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सर्विस सेक्टर स्टिल वर्क इन सच एरियाज, ठीक है, इस तरह की जॉब्स में। तो अब शेयर ऑफ सेक्टर हमने डिस्कस किया कि ये लोग बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन टोटल प्रोडक्शन हैज शिफ्टेड सिग्निफिकेंटली, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स भी चेंज हो गए। पर क्या रहा, प्राइमरी सेक्टर अभी भी इसमें प्रोवाइड करने वाला रहा, रोजगार देने वाला, 2 वक्त की रोटी देने वाला यही सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल को अभी भी एम्प्लॉय करता है, चाहे वो सबसे कम ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता हो। ये जो मिसमैच है यहाँ पे बच्चों, मैं जीवीए और जीडीपी को एक्सचेंज में यूज करती रहूंगी, बात एक ही है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे हमारी। तो जो ये मिसमैच है, इससे होता क्या है कि यार आप लोग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, प्रोडक्शन बहुत कम आ रही है, तो लोग अंडर एम्प्लॉयड है। अब ये किस बला का नाम है भला, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, और ये इतनी भयानक प्रॉब्लम है कि हमारा देश इससे जूझ रहा है। मैं बता रही हूं आप लोगों को, हमें बहुत ज्यादा इस चीज पे काम करने की क्या है, जरूरत है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि पीपल हैव वर्क बट आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। छोड़ो इसको, नहीं पढ़ते हैं किताबी भाषा, सीधी सीधी मोटी मोटी बात समझ लीजिए। एक खेत में 10 लोगों की आवश्यकता है, वहां पे कितने लोग काम करेंगे, 10। समझ आ रही है? तो अब क्या हुआ, उस खेत में हम काम है नहीं लोगों के पास, तो वो सोचते हैं कि यार हम ना खेती बाड़ी ही कर लेते हैं। तो क्या करता है किसान, मतलब उस परिवार के 16 लोग हो गए, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी विद टाइम, अब 16 लोग भी उसी पे काम कर रहे हैं। जिस खेत पे 10 लोगों की जरूरत थी, वहां अब 16 लोग काम कर रहे हैं। आमदनी उससे उतनी ही आ रही है अभी भी, 200 रुपए की सपोजिडली पहले आमदनी थी, और 16 लोग काम कर रहे हैं तब भी 200 रुपए की आमदनी है। अब वो 6 लोग बाहर जाके कहीं और काम करते और 20-20 रुपए भी मगर लेके आते, तो 120 रुपए वो लेके आए, तो 320 होती उस घर की इनकम। पर हुआ क्या, वो 6 लोग भी उसी खेती वाले उसमें ऑब्जर्व कर लिए हमने काम में, तो हुआ क्या,
उसकी इनकम कम हो गई, उनका पोटेंशियल फुली यूज नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब 16 लोग उसी चीज को वो करेंगे, काम को करेंगे, तो वो अपना फुली पोटेंशियल थोड़ी दे पाएंगे जितना वो दे सकते थे। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि लोगों के पास काम तो है पर वो फुली यूटिलाइज्ड नहीं है उस काम में। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर, वहां पे मोर पीपल वर्क देन नीडेड, जरूरत 10 लोगों की है, काम 16 कर रहे हैं। रिमूविंग सम वुड नॉट अफेक्ट द आउटपुट, अगर वो 6 लोग हमने हटा भी दिए तो आमदनी 200 रुपए ही रहेगी। आया समझ? इससे ज्यादा आसान भाषा में नहीं समझा सकती मैं। दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को दिख तो रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, बट क्या, बट आर नॉट वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा होता है। लोग काम करते हुए दिखेंगे पर वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, 16 लोग लगे पड़े हैं उसी काम को करने में, कैसे फुल पोटेंशियल यूज करेंगे वो? बाकी के सारा दिन अब मक्खियां मारेंगे खेत में बैठ के। It also exists in urban areas where many people do low paid irregular jobs due to a lack of better option। जैसे कि हमारे MBA वाले लोग बेचारे, वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि MBA करके भी PN की नौकरी कर रहा है, तो वो झूठ नहीं है एग्जाम्पल, अर्बन एरियाज में भी ये होता है। इसलिए बोलती हूँ पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो यही करते दिखोगे, फिर बोलोगे कीर्ति मैम ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सच में ही अप्लाई हो गया हमारी जिंदगियों पे। ऐसा नहीं करना है हमें। तो ये अर्बन एरियाज में भी अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पे बिल्कुल कम पैसे वाली इरेगुलर जॉब्स जो मिल रही है, क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो करें क्या, करें तो करें क्या है, परेशान हो गए हम तो। फिर हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली, अब हम समाधान भी लेके आएंगे, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, तो जो ये प्रॉब्लम है इसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे सरकार जॉब क्रिएट कर सकती है। अब सरकार की ही बात क्यों आ रही है? क्योंकि मेजरली जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो सरकारी जिम्मा होता है इसका उठाने का, परचम सरकार उठाएगी, लहराएगी। तो इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब कवि के कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करेंगे, पानी पहुंचेगा, डैम्स बनाएंगे, ड्रिपिंग सिस्टम बनाएंगे कि फुहारों से पानी जाने लगे, यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, क्रॉप्स को पानी ज्यादा मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, खाद पानी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जहाँ 200 रुपए की प्रोडक्शन निकल रही थी एक खेत की, उससे वहाँ 300 रुपए की प्रोडक्शन निकल पाएगी। इससे क्या होगा, लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर पाएंगे, उनको ज़्यादा शेयर मिलेगा आउटपुट में से। फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ रोड बनवाएं, फैक्ट्रीज बनवाएं, स्कूल्स बनवाएं, उसमें भी लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, क्योंकि ज़रूरत तो वहाँ पे भी है ना, वहाँ पे हॉस्पिटल्स खड़े करने की, स्कूल्स खड़े करने की। ऐसा तो नहीं है गांव में रहते तो आपको हक नहीं है अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ का, तो ये हम कर सकते हैं। फिर चीप और टाइमली क्रेडिट देंगे तो लोग खाद बीज टाइम पे लेके आ सकते हैं, फर्टिलाइजर, सीड्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो लाएंगे टाइम पे तो वो अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे, तो उससे अंडर एम्प्लॉयमेंट दूर होगी। प्रमोटिंग स्मॉल स्केल एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जब छोटी छोटी सरकार बढ़ावा देती है इन चीज़ों को, तो इससे भी क्या होता है, उनको शहर में नौकरियां ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे रह के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज अगर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे हम, उसमें भी हमें नर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। लोकल पोटेंशियल को हम यूज़ कर सकते हैं टूरिज्म में, या कहीं का हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा होता है तो औरतें क्या करती हैं, लोकली वो मेले वेले में आर्ट बेचने लग जाती हैं। लोग अगर ज़्यादा आएंगे, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, अपनी आर्ट बेचेंगी तो उससे भी वो पैसा जनरेट कर रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देके सरकार यहाँ पे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकती है। एक और, अब देखो डैम, कनाल्स, ये बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अब वो तो लंबी प्लानिंग हो जाती है ना, सरकार क्या पता कब बनाए वो चीज़, पास होगा प्रोजेक्ट, प्लान होगा, रिक्वायरमेंट्स देखी जाएगी, तो तब तक टेम्परेरीली जब घर में वो चूल्हा तो जलना चाहिए बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो MG नरेगा एक स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, इसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में शॉर्ट टर्म अंडर एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, कोई बेरोजगारी मिटाने के लिए, कि शॉर्ट टर्म में काम कैसे दें भाई लोगों को। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें तो कर ली तूने, अब छोटी बातचीत भी करो कि यार असली प्रैक्टिकल मुद्दों पे आओ।
भाई काम नहीं होगा तो ये अपनी बड़ी बड़ी फिलॉसफीज जेब में रख के घूमो, कोई मतलब नहीं है हमें। तो इसमें सरकार क्या बोलती है, जो आदमी विलिंग होगा काम करने के लिए और वो काम ढूंढ रहा है और उसको किसी भी वजह से काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको गारंटी 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स। ये गांव की बात हो रही थी, अगर आप भूल रहे हो, हेलो जागो, ठीक है। तो रूरल हाउसहोल्ड्स को जो विलिंग टू वर्क होंगे, गांव में लोगों को 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उसके पैसे भी मिलेंगे, वेज मिलेगी सरकार से, ठीक है, सैलरी मिलेगी, सैलरी नहीं वेजेस बोलते हैं। और वर्क अगर प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे हम, तो हम भत्ता प्रोवाइड करेंगे, भत्ता नहीं, भत्ता, अलाउंस मस्ट बी गिवन अनएम्प्लॉयमेंट में। और प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी, उन कामों को दी जाएगी जो क्या कर सकेंगे, लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, कि जमीन की प्रोडक्टिविटी जो बढ़ा सके, उन कामों में इन लोगों को लगाया जाएगा। तो ये एमजी नरेगा की स्कीम से भी सरकार ने बहुत लोगों को नौकरी दी, रोजगार दिया और लोगों के घर में 2 वक्त चूल्हा जला। मैं बहुत ही ड्रामेटिक होगी। आपने वो सीन देखा है 3 इडियट्स वाला, जब उसकी मम्मी, राजू रस्तोगी की मम्मी, शायद उसके पापा बीमार होते हैं और ब्लैक एंड वाइट में आते हैं और वो ऐसे 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 और वो बना रही होती है और वो पनीर बनाती है उसकी मम्मी बेचारी उस दिन। बट पता है बच्चों, ये एक्चुअली रियलिटी है, आप लोगों को पता नहीं है। मतलब बहुत लोग, शायद मैं, आई वुड बी वेरी प्राउड एज अ टीचर अगर मैं उन लोगों से जिनके सच में मतलब आप उतने फाइनेंशियली वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं आते हो, उन लोगों को अगर मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ इस क्लास के थ्रू, तो लिटरली मैं बहुत बहुत प्राउड महसूस करती हूँ दैट आई एम एन एजुकेटर, ठीक है। तो पढ़ो सो दैट आप अपनी फैमिली की आगे लीनिएज चेंज कर सको, जिन हालातों से आपके माँ बाप गुजर रहे हैं उनको बाहर निकाल सको, और अगर नहीं गुजर रहे हैं, मतलब फिर भी मिडिल क्लास हैं, तो उनको अपर मिडिल क्लास में लेके जाओ, ठीक है। उनकी ख्वाहिशें पूरी करो, अपनी पूरी करो, और करोगे आप लोग, कामयाब होगे, यकीन रखो। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। अब ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ना, ऑर्गेनाइज क्या है, सब चीज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, रूल्स हैं हम जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस होती है, गवर्नमेंट रूल्स, लेबर लॉज इनको फॉलो करने पड़ते हैं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जो स्मॉल स्केटर्ड यूनिट्स हैं, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, पहले ये पॉइंट देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स वाला, कि ये फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं, टीचर्स होते हैं, हमारे जैसे लोग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में। हमें जो लीव लेनी होगी वो हमें टाइम पे मिलेगी, ठीक है, हमें सिक लीव मिलेगी, ठीक है, हमें बोनस मिलेगा, हमें तनख्वाह रेगुलरली मिल रही है, सब प्रॉपरली डिफाइंड है, रूल्स क्लियर है सारे। जब अब एक औरत मिठाई की दुकान पे काम कर रही है सुबह से शाम तक, उसको एम्प्लॉयर छुट्टी ही नहीं दे रहा, वो बेचारी बीमार हो रही है तो छुट्टी नहीं ले सकती, बच्चा बीमार हो गया तो छुट्टी नहीं ले सकती, कोई काम है घर पे तो छुट्टी नहीं ले सकती। मेरे साथ ऐसा नहीं है, कीर्ति मैम छुट्टी ले सकती हैं अगर वो बीमार है। तो क्या फर्क है उस औरत में और मेरी जॉब में, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? वहाँ सारा काम जो गवर्नमेंट ने बोला है कि मैटरनिटी लीव मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल तनख्वाह टाइम पे आएगी, आपका कोई हक नहीं मार सकता है, आपको सिक लीव्स मिलेंगी, आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा, आपके प्रॉपर वर्किंग आवर्स होंगे, ऐसा नहीं है कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करा लेगा। आज ज़्यादा काम करोगे तो आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हैं, उसका भी पैसा मिलेगा ओवर टाइम का। ऐसा नहीं है किसी दिन दुकान पे रश है तो तू रुक 2 घंटे और फिर उसको एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, उसको अगर छुट्टी चाहिए कुछ चाहिए, उसका कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, और उसमें भी नहीं पता है कि कब काम से निकाल दे, कोई नोटिस पीरियड नहीं, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लॉज फॉलो करते हैं, फैक्ट्री एक्ट हुआ, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे स्मॉल है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, रूल एग्जिस्ट तो कर रहे हैं पर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। क्लासिक केस ऑफ इंडिया, राइट, हमारे देश में बहुत ऐसा होता है। रेगुलर और सिक्योर एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, कि पता है मेरे को मेरी जॉब है। यहाँ पे लो जॉब सिक्योरिटी है, कभी भी हटा सकते हैं आपको बिना नोटिस दिए। यहाँ पे फिक्स वर्किंग आवर्स है विद पे,
ओवर टाइम पे, यहाँ पे कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है या फिर ओवर टाइम पे नहीं है। यहाँ पे पेड लीव्स होती हैं, हॉलीडेज होती हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, इंश्योरेंस वगैरह। आपके पेरेंट्स भी होंगे जिनके पास होता है। प्रोविडेंट फंड बनता है, सेविंग्स प्रमोट करती है गवर्नमेंट, खुद इक्वल हिस्सा डालती है उस अकाउंट में जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, ग्रेच्युटी होती है, पेंशन मिलती है लोगों को कि भाई रिटायर हो गए उसके बाद थोड़ी भूखे मरोगे, तो वो होता है। यहाँ पे कोई पेड लीव नहीं है, मेडिकल बेनिफिट नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, ग्रेच्युटी पेंशन कुछ नहीं है। बेचारा एक बूढ़ा आदमी आपको रोड पे रेडी लगाता दिख जाएगा, एक कोई गरीब औरत आपको क्या भीख मांगती मिल जाएगी रोड पे, क्योंकि है ही नहीं, आज काम है क्या पता कल से नहीं है, राइट। तो ये रीजंस होते हैं कि हम चाहते हैं कि बहुत सारा पॉपुलेशन हमारे इंडिया की किस में रहे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहे, बिकॉज दिस इज एनी डे बेटर देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, इनकम यहाँ पे रेगुलर और स्टेबल होगी ऑफ कोर्स अगर जॉब भी होगी, और यहाँ पे इरेगुलर और लो इनकम होगी, क्योंकि वो अपने रेट पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उनको कि नहीं मैं तो 200 रुपये ही दूंगा आज की तेरे को दिहाड़ी के लिए। क्या कर लेगा बंदा, भाई चाहिए उसको नौकरी तो वो लेगा। तो ये डिफरेंस है। आगे हम बात करते हैं कि क्या प्रोटेक्शन चाहिए और किसको चाहिए। यहाँ पे जॉब्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो बहुत कम है एंड ग्रोइंग स्लोली, इतनी जॉब्स हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर जितनी कंपनीज होंगी, अब स्मॉल स्केल लेवल पे है वो, ठीक है, वो दुकानदार अगर उसका अच्छा धंधा चल गया और फिर वो उसको बड़ी फैक्ट्री में कन्वर्ट करने लगा या आउटलेट में, वो रजिस्टर करेगा गवर्नमेंट के अंडर, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। छोटी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में टाइम लगता है, प्रॉपर रूल्स आने में टाइम लगता है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है और बहुत फर्म्स अवॉइड भी करती हैं उस कैटेगरी में आना, छुप छुपा के ऐसे, ठीक है, घूस खिला खिला के या कुछ भी करके वो क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ऑपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि कम काम पे लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। और 1990s से जॉब लॉस हो रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसने बहुत सारे वर्कर्स को, अब अगर नौकरियां नहीं होंगी तो क्या होगा, बहुत सारे वर्कर्स लो इनकम इनसिक्योर टाइप्स की जॉब्स में काम करने लगेंगे, वल्नरेबल होंगे, भाई उनका कोई भी फायदा उठा सकता है। जैसे मैं आप बच्चों को बोलती हूँ कि भाई क्या करो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाओ, सख्त रहना है अपने को, वल्नरेबल नहीं होना है। इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू वुड नेवर नो। ठीक है, तो कैटेगरीज क्या है, कौन है ये लोग जिनको रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी जरूरतें हैं, ये पढ़ लेते हैं हम। लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिजन्स, छोटे तबके पे किसान जो काम कर रहे हैं, या कारपेंटर हुआ, कोई वीवर हुआ, तो इनको क्या करना चाहिए, टाइमली सप्लाई दो फार्मर्स को, इनपुट्स का, सीड्स का, क्रेडिट दो, स्टोरेज फैसिलिटी दो, प्रॉपर मार्केटिंग आउटलेट्स दो, जिनसे क्या हो, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बनती रहे, रेगुलर इनकम आती रहे। क्योंकि अगर क्या होगा, चीप उस पे रॉ मटेरियल मिलेगा एक घड़ा बनाने वाले को, या फिर एक क्या बोलते हैं किसान को क्रेडिट मिलेगा टाइमली, तो वो क्या करता है, सीड ला सकता है, फर्टिलाइजर्स, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो क्या होगा, इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसको अपना खेत छोड़ के कहीं नौकरी दिहाड़ी पे नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें सरकार कर सकती है। फिर ये तो है रूरल एरियाज़ की बात। फिर शहरों में कैसे होते हैं ये लोग वल्नरेबल, ऐसा नहीं है कि शहर में आ गए तो गरीब नहीं रहोगे आप। वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन में है, मजदूरों को ले आते हैं पकड़ के कि एक दिन के लिए काम करेगा कि नहीं। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडर्स हुआ, कूड़ा उठाने वाले लोग हुए, ठीक है, गारमेंट वर्कर्स हुए, हेड लोड वर्कर्स हुए, सर पे सामान ढोते हैं जो। सपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो हम ऐसे बेनिफिट कर सकते हैं कि उनको रॉ मटेरियल्स दो और मार्केटिंग और ज़्यादा हो, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो लोग ज़्यादा आ सकेंगे। जॉब सिक्योरिटी एंड बेसिक प्रोटेक्शन कैजुअल वर्कर्स को, कैजुअल वर्कर्स को हमें जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो। कुछ रूल्स बनाए गवर्नमेंट, बेसिक उनके लिए चीज़ें इंश्योर करे। अब हमारे सोशली वल्नरेबल कम्युनिटीज़ भी आती हैं। माना भारत आज़ाद हो चुका है 1947 में, पर लोग आज भी सोच से आज़ाद नहीं हैं। तो मैनी वर्कर्स इसीलिए बोलते हैं ना, जो आज़ाद हैं उनको आज़ादी मुबारक।
Many workers from scheduled castes, scheduled tribes and backward communities are exploited. अभी भी उनको ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं अगर वो काम नहीं करते, और कुछ कर भी नहीं सकता बेचारा, पैसे नहीं है उसको, वो नौकरी करनी पड़ेगी, उसको सुननी पड़ेगी वैसी बातें। पर क्या नहीं होना चाहिए ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनके अगेंस्ट सरकार को स्टेप्स उठाने चाहिए। इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो कि किसी के अंदर दम ना हो कि वो किसी को ऐसे बहुत मतलब गंदे वर्ड से ना बुला सके कि यार जस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न इन अ सर्टेन फैमिली, एक पर्टिकुलर कास्ट में मैं पैदा हुई हूँ या हुआ हूँ, उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे किसका एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़े लाइफ में। तो ये हमें करने की ज़रूरत है, इससे हम बेटर सिटीजन्स बनेंगे एज आई ऑलवेज से। तो जब हम क्या करेंगे, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ो, अपनी दिमाग की खिड़कियां खोलो। अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पे इस चैप्टर के। देखो ये सारा तो था लॉज के बेसिस पे कि क्या कानून है, किस तरह के राइट्स मिले हुए हैं, और इसके लिए भी एक प्रॉपर लड़ाई लड़ी है लोगों ने जिससे उनको राइट्स मिले अपने, ठीक है। इक्वल पे की बात हुई औरतों और आदमियों में, इवन ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ऐसा हो जाता था कि नहीं मिलती थी, या फिर मैटरनिटी लीव्स की बात हो, ये डे वन से नहीं मिली हैं चीज़ें। पर एक और कैटेगरी है जिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं, किनको, फैक्ट्रीज को, एंटरप्राइजेस को, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं हमारी कंट्री में उनको क्लासिफाई कर सकते हैं ओनरशिप के बेस पे भी। ओनरशिप कैसी बेटा, पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर बोलते हैं जैसे रेलवेज हुआ हमारा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाली सर्विसेज हुई। तो जो गवर्नमेंट, जिनके पास, जिस एंटरप्राइजेस की, जिनकी एसेट्स जो हैं उनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगी। तो रेलवेज क्या है, रेलवे पे पानी मिलेगा वो भी गवर्नमेंट का है, रेलवेज भी गवर्नमेंट की है, सर्विस भी गवर्नमेंट की है उसमें सारी। तो वो सस्ते रेट पे मिलेगी क्योंकि सरकार दे रही है। सरकार क्या चाहती है, जनहित चाहती है, लोगों का भला करना चाहती है। तो सरकार का मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसको है कि हमारे सिटीजन्स को हमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, और वो भी एक ऐसे दाम पे कि गरीब हो या अमीर सब उसको अफोर्ड कर सके। अफोर्डेबिलिटी इज द वर्ड। ऐसे ऐसे वर्ड्स अपनी जुबान पे ज़्यादा चढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, उससे नंबर अच्छे मिलेंगे, राइट। प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज, ठीक है, जैसे टिस्को हुआ, और वर्क्स फॉर प्रॉफिट। बहुत सारी कंपनीज हैं। मेरे को प्राइवेट कंपनीज जो आपको फटाक से याद आ रही है उनके नाम बताओ। रिलायंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत सारी यार, छोटे छोटे लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे आपके पास ये होते हैं इंडिविजुअल्स जिनकी कंपनी होती है। कोई दोस्त होगा आपका, वो फैक्ट्री खोल के बैठा होगा, या फिर कंपनीज के लेवल पे किसी ने एम्पायर बिल्ड कर लिए हैं। तो ऐसी ऐसी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें कुछ भी चीज़ अफोर्डेबल नहीं होती है, जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल लगा लो, बड़े बड़े वेदांता लगा लो, तो इनमें बहुत महंगे रेट्स पे चीज़ें मिलती हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट अपना सस्ता देगी और प्राइवेट कंपनी महंगा सामान दे रही है? गवर्नमेंट के पास पैसा आ कहाँ से रहा है? तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू, एसेंशियल सर्विसेज के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? वो टैक्स कलेक्ट करती है, यूजेस टैक्स रेवेन्यू, इनकम टू फंड पब्लिक सेक्टर एम्स टू प्रोवाइड असेंशियल सर्विसेज, नॉट प्रॉफिट, हमने बात कर ली है। ये टैक्स रेवेन्यू और अदर इनकम जो होती है गवर्नमेंट के पास, उनको यूज करती है टू फंड दी सर्विसेज, ताकि वो हमें सस्ते दाम पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारा था पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंशिएशन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत बार क्वेश्चन आएगा भी। पूछते हैं कि क्यों हमें पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत है, क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जहाँ रहेंगे वो। प्राइवेट सेक्टर का देखो बच्चों ये बेनिफिट होता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देते हैं। गवर्नमेंट में बहुत बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है, फास्ट होती हैं चीज़ें वहाँ पे सर्विसेज, गवर्नमेंट का प्रोसीजर थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, बंटी का साबुन स्लो है वैसे ही हमारी गवर्नमेंट का थोड़ा प्रोसीजर स्लो है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। तो क्या होता है, वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड्स करते हैं, जल्दी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत तरीके के बेनिफिट्स हैं। कंपैरिजन आपसे पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं
सीधा सीधा बताओ कि कौन सी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एंड हाउ आर दे बेटर देन प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज, ये भी पूछ सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी उसमें सबसे बड़ी चीज़ आएगी इसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमें क्या असेंशियल सर्विसेज तो प्रोवाइड करती ही करती है, ये सोच के देखो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे बीएसएनएल पहले गवर्नमेंट का था, अब मेजर प्लेयर्स कौन है, एयरटेल एंड जियो। जियो ने तो आप लोगों को भी बिगाड़ दिया है, बहुत फोन चलाते हो है ना, मम्मी भी कंप्लेन करती होगी, बट उसका बेटर यूटिलाइजेशन करो आप। यही स्मार्ट बच्चे जो होते हैं ना, वो टाइम रहते संभल जाते हैं, और जो बुद्धू होते हैं ना, वो ऐसे ही रह जाते हैं रील स्क्रॉल करते हुए। तो इसका कन्वर्जन पॉसिबल था, राइट, टेलीकम्युनिकेशन ऐसी वाली सर्विसेज का। पर कुछ असेंशियल सर्विसेज होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता है उस रेट पे जैसे सरकार देती है। वो हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर है, हाउसिंग सर्विसेज हो या फूड सिक्योरिटी हो। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स असेंशियल सर्विसेज एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट देती है, गैस पे सब्सिडी देती है कि लोग, औरतें कम दाम में मतलब सिलेंडर ला सके, चूल्हा ना चलाएं। क्यों सब्सिडी दे सकती है गवर्नमेंट? क्योंकि इंडोर पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसको सुविधा होगी, टाइम कम लगेगा, राइट, वो काम कर सकेगी। बहुत तरीके के फायदे होते हैं दैट प्राइवेट सेक्टर कांट अफोर्ड। प्राइवेट सेक्टर उतने सस्ते पे सर्विस नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्या होगा, जो उसकी कॉस्ट होगी उसमें प्रॉफिट ऐड करके वो आपसे सर्विस जो भी देते हैं, प्रोडक्ट जो भी देते हैं, उसका रेट डिसाइड करते हैं। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखेंगे तो कैसे चलेंगे? फिर तो फैक्ट्रियों पे ताला लग के सब टाटा बाय बाय, घर जाओ अपने। पर वैसा भी नहीं कर सकते हैं हम। तो व्हाट हैपन्स, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट जो असेंशियल सर्विसेज होती हैं हमारी कंट्री में, वहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत है लोगों को अच्छी शिक्षा की, अच्छी हेल्थ की, राइट, घर भी प्रोवाइड करने ज़रूरी हैं। लोग इस पे लोन, सरकारें एक लेवल है इनकम का, उससे कम अगर आप अर्न कर रहे हो तो पैसे मिलते हैं कि सरकार जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, 4 लाख 5 लाख कितना भी देती है टुकड़ों में, कि आप अपना घर बनवा सको, लोगों के पास पक्के मकान हो, रोड बनवाती है सरकार। तो बहुत सारी ऐसी असेंशियल सर्विसेज जो होती है, पानी, बिजली, ये सब, इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटरफेरेंस, अपना कंट्रोल लेके आती है। तो इसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, दूसरे को हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आप सबको ये समझ आया हो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं 3 सेक्टर्स में बटी हुई हैं, फिर वो सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस कैसे कैसे चेंज हुई टाइम के साथ साथ, कैसे आज हमारे पास ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिलीवरी गाइज हैं, ज़्यादा नायका पे लोग कैसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अगर इंटरनेट की सर्विस आई, जियो ने प्राइस कम किया तो लोगों ने इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया, उससे हमारे पास ऑनलाइन एड्स आनी स्टार्ट हुई, तो मम्मी आज मीशो से सूट खरीद रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बिहेवियरल चेंज आया, क्योंकि सेक्टर्स में चेंज आया, उनकी प्रोडक्शन बढ़ी टर्शरी सेक्टर में, फिर भी हम एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, चैलेंजेस कि अभी भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों ज़्यादा हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, यही एक्टिव रिकॉल हो रहा है, प्रेजेंट रहो यहीं पे। अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे जॉब क्रिएशन कर सकते हैं हम रूरल एरियाज़ में, हमने ये डिस्कस किया। फिर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं हम, ठीक है। तो वो सब, मतलब कमल और कांता की स्टोरी कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है, एनसीईआरटीज में ये स्टोरीज मेंशन्ड है। किस लिए मेंशन्ड है? कोई प्यार की पट्टी नहीं पढ़ा रहा है आपको सरकार वहाँ पे सिलेबस में, वो नहीं पढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि रिलेट करो आप लोगों से कि यार कांता है, स्वीट शॉप पे जाके काम कर रही है, किसी का भी नाम ले लो, कमला, ठीक है, वहीं कोई राजू है, कोई दीक्षित है,
कोई भी मतलब इंसान, कोई लड़का है, वो काम कर रहा है किसी कंपनी में, उसके राइट्स डिसाइडेड हैं, तो ये सब कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज की तरफ मूव करवा सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। फिर लास्ट में गवर्नमेंट की ओनरशिप है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये आपको भी सोचना है। और ये टास्क आज घर के लिए आप लोगों को है कि ये चैप्टर एक्टिव रिकॉल के साथ अभी 15 मिनट में रिवाइज करके रख देना है और सोचना है कि क्या फ़ायदा है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट का और प्राइवेट की, आई एम रियली सॉरी, कि कैसे वो दोनों डिफरेंस क्रिएट करते हैं जब भी एक प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व होता है सर्विस प्रोवाइड करने में या गवर्नमेंट। विद दिस चैप्टर खत्म हो गया है और टाइम टाइम फिश नहीं बुलवानी है यहाँ पे, और जोश के साथ लग जाओ, रिवाइज करो। कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, अगर और भी कोई ज़्यादा दिक्कत है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड यू नो द प्रोसीजर, मैंने पहले भी बताया था, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप यहीं पे पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। और ज़्यादा इंटरेक्शन रखो बच्चों, क्योंकि आप इंटरेक्ट करोगे तभी मुझे समझ आएगा कि जो मैं ये मेहनत कर रही हूँ, इतनी आसान भाषा में आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ, क्या ये मेरी मेहनत सफल हो रही है? नहीं तो बता दे भाई, हो रही है तो करते हैं, नहीं हो रही है तो भी करूँगी, क्योंकि मेरा तो मन है मेहनत करने का आप लोगों के लिए। विद दिस I will see you in the next video. Thank you for watching.